क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। जो चैप्टर चल रहा है आपके यहाँ कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उसमें एक अंतिम अभिक्रिया रह गई है, वो है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस चैप्टर में केवल एक अभिक्रिया शेष रह गई, वो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, इस अभिक्रिया में बंध परिवर्तन होता है, बॉन्ड चेंज होंगे, बंध परिवर्तन होता है, किंतु रासायनिक संघटन जो होता है, रासायनिक संघटन केमिकल कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है तथा अभिकारक एवं उत्पाद परस्पर समावयवी होते हैं। ये विशेष पहचान है इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है? बॉन्ड चेंज होंगे, बंध परिवर्तन होगा, किंतु उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा तथा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा? आइसोमेराइजेशन का, यानी वे परस्पर क्या होंगे? समावयवी होंगे। आइए देखते हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया का बेस्ट उदाहरण बन सकती हैं। बहुत सारी उदाहरण हैं ऐसे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एल्केनों का समावयवीकरण मतलब आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन्स। एक उदाहरण बनेगा पुनर्विन्यास अभिक्रिया का, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अभिकारक एवं उत्पाद परस्पर क्या होते हैं? आइसोमर्स होंगे, यानी समावयवी होंगे। तो ये एल्केनों का जो समावयवीकरण होगा वो कैसे होगा? जैसे उदाहरण के लिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये वास्तव में नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर कोई शाखा नहीं लगी इस पर, तो आगे आप एल्केन पढ़ेंगे। अब अगर कोई शाखा नहीं है, कार्बन की सीधी श्रृंखला आ रही है, तो हम नॉर्मल शब्द का यूज करेंगे और कहेंगे इसको कि दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटेन। अब नॉर्मल ब्यूटेन को अगर कहीं मैंने निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया, निर्जल मीन्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर इन्वॉल्व न हो। तो ऐसे AlCl3 के साथ यदि मैं इसको गर्म कर दूं तो इसका क्या होगा? बॉन्ड चेंज हो जाएगा, बंध परिवर्तन हो जाएगा और एक कंपाउंड इस तरह से नजर आने लगेगा। देखिए इस तरह से, इस प्रकार से। अब इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक CH से जब दो CH3 जुड़ जाते हैं तो हम उसको आइसो शब्द लिखते हैं उसके लिए, और है तो ये ब्यूटेन ही, क्योंकि कार्बन यहाँ भी 4 हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हैं? 10 हैं। वही कंडीशन यहाँ भी है, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। तो कुल मिला करके अभी लिखा गया कि इनका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो अनचेंज होगा। तो जहाँ पर इन दोनों के अणुसूत्र वास्तव में समान हैं, वो क्या है? C4H10। C4H10 ये इसका अणुसूत्र होगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है और इस प्रकार से अगर इनके स्ट्रक्चर में भिन्नता आ गई तो इस प्रकार से ये कहा जाएगा कि दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी हैं। और ख़ास तौर से कौन से समावयवी हुए? दरअसल ये श्रृंखला समावयवी हुए, चेन आइसोमर हैं। इसलिए हैं कि अगर मैं इसका IUPAC नाम लिख दूं तो कहीं से किसी भी सिरे से काउंट करूं तो इसे हम IUPAC में ब्यूटेन कहेंगे। ब्यूटेन मतलब कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं? 4। लेकिन इस कंपाउंड का अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो 1 2 3 यानी 2 मेथिल प्रोपेन होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। इसका मतलब हुआ कि अब कार्बन की चेन में कितने कार्बन रह गए? 3। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में श्रृंखला समावयवी हुए, जिसको हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके ठीक बाद वाला जो चैप्टर होगा जस्ट वो होगा समावयवता का, और आज ही स्टार्ट होगा यह चैप्टर समावयवता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चैप्टर में इसका रोल होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसके ठीक बाद, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं आप, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो आप ध्यान दें कि इस अभिक्रिया में एल्केनों का जो समावयवीकरण हुआ, जिसमें बंध की पोजीशन चेंज हो गई, इस प्रकार से बांड जहाँ चेंज होंगे वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से अगर मैं एल्केन की जगह एल्कीन कर दूं, एल्कीन, तो एल्कीनों का जो समावयवीकरण होगा एल्कीन्स का, वो भी कहलाएगा एल्कीन्स। अब वो भी कहलाएगा क्या? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एल्कीन ले लूँ, जैसे मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 ब्यूटेन लिया गया। 1 ब्यूटेन, IUPAC में इसका नाम होगा 1 ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब L का क्या होगा? ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? इन। पोजीशन क्या होगी? 1। तो 1 ब्यूटीन कहो या अकेले ब्यूटीन कहो, लेकिन अगर इसे हम गर्म कर दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाए यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड भी अपने आप में चेंज कर देगा, यानी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कंपाउंड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी कंपाउंड बन गया 2 ब्यूटेन। 1 ब्यूटेन चेंज इनटू 2 ब्यूटेन। या ये भी हो सकता है कि अपने आप को इस तरह से अरेंज कर सकता है, इस प्रकार से, यानी आइसोब्यूटेन भी फॉर्म हो सकते हैं। आइसोब्यूटेन भी फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो चाहे हम एल्केन का समावयवीकरण देखें या एल्कीनों का समावयवीकरण देखें, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन्स देखें, तो ये सब उदाहरण किसके बनते जा रहे हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रिया के। इसी प्रकार का एक उदाहरण आप आगे पाएंगे जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। अब इसमें पूरी अभिक्रिया बताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है क्लास 11th के। हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आप आगे चल के देखेंगे कि अगर इसमें मेथिल साइनेट लिखा जाएगा, CON, मेथिल साइनेट अगर लिखा जाएगा, मेथिल साइनेट अगर कहीं लिखा गया, तो इसको जो है एक्चुअली हीट करने पर, गर्म किया जाएगा जब ये लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ये अपने आप को अरेंज कर लेगा। कंपाउंड इस तरह से हो जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी NCO में अब कार्बन के पास नाइट्रोजन होगा एक लोन पेयर के साथ। यहाँ भी था तो ये लोन पेयर था, इसके पास एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होगा मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट। तो इस प्रकार से मेथिल साइनेट का मेथिल आइसोसाइनेट में होने वाला चेंजमेंट, कहीं न कहीं ये बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, तो ये होता है कहाँ?
पुनर्विन्यास अभिक्रिया में। इसी प्रकार की विक्रिया आप आगे पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा कोल्बे अभिक्रिया। ये भी क्लास 12th में होगी कोल्बे अभिक्रिया, लेकिन एग्जाम्पल यहीं देने पड़ेंगे इसके। कोल्बे अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो इस कोल्बे रिएक्शन में देखा जाएगा कि कंपाउंड बनेगा आपके पास इस तरह से, जिसमें OCO Na फेनिल सोडियम कार्बोनेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट, ये अगर कंपाउंड बनेगा और इसे अगर कहीं मैं गर्म कर दिया निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, ज़्यादातर यही होता है समावेवीकरण के लिए, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करते हैं हम लोग, तो ये कंपाउंड चेंज हो करके आगे इस तरह से शक्ल ले लेगा, ये बन जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा। चूंकि आर्थो पोजीशन से जब H जाएगी तो O के साथ ये OH बन जाएगा और इधर कंपाउंड बन गया आपके पास। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? कार्बोनेट है तो एक ऑक्सीजन और रहेगी इस प्रकार से। चूंकि CO2 एंट्री होती है वहाँ, तो एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर और इंट्रोड्यूस करेंगे तभी कार्बोनेट होगा। चूंकि कार्बोनेट में CO3 होना चाहिए, यहाँ मैंने कार्बोनेट लिखा है। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर बन जाएगा COO। एक तो इसको कहते हैं हम आर्थो, ओ लिख लीजिए, आर्थो फेनिल सोडियम सेलिसिलेट कंपाउंड बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये आर्थो के हाइड्रोजन यूज करता है तो कंपाउंड ये बनेगा, यानी H यहाँ जाएगा। लेकिन अगर वो पैरा पोजीशन की लेता है तो इस प्रकार से ये भी कंपाउंड बन सकता है कि यहाँ OH हो जाएगा और COO यहाँ आ जाएगा। अब इसको केवल आर्थो की जगह पर पैरा, बाकी शेष कंपाउंड वही होगा, फेनिल सोडियम सेलिसिलेट नामक यही बन जाएगा। तो कोल्बे अभिक्रिया में ये कंडीशन होती है। इसी प्रकार से आगे हम और अभिक्रिया में देखें इस तरह से। कोल्बे के बाद एक अभिक्रिया आपके पास आएगी, वो होगी रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया में, रीमर टीमन अभिक्रिया में देखिए कंपाउंड जो है जो इसमें होगा, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन सकता है इस प्रकार से, OCO-CH3, इसको कहते हैं फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट नामक अगर ये पदार्थ बनेगा तो वही कंडीशन होगी कि अगर इसको हम निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में रखेंगे तो कन्फर्म है कि या तो आर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन जाएगी या फिर पैरा पोजीशन की। तो कंपाउंड यहाँ पर बन सकता है, देखिए इस प्रकार से, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ COCH3 हो जाएगा। इसको कहेंगे आर्थो फेनिल एसीटेट कहेंगे। या फिर अगर पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन गई तो कंपाउंड इस शक्ल का हो जाएगा, देखिए इस तरह से। OH यहाँ हो गया और COCH3 यहाँ हो गया, इसको कहते हैं पैरा फेनिल एसीटेट। वास्तव में इस अभिक्रिया में इसको हम फ्रीज पुनर्विन्यास भी कहते हैं। फ्रीज पुनर्विन्यास भी इसको कहा जाता है, फ्रीज पुनर्विन्यास। इस प्रकार की विक्रियाएं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं हुआ करती हैं। इसी प्रकार की विक्रिया आप देखेंगे कि जब NH4OCN अमोनियम साइनेट नामक पदार्थ जब ये गर्म किया जाता है हीट करने के बाद, तो ये यूरिया में बदल जाता है, NH2CuNH2।
जबकि अमोनियम साइनेट और यूरिया ये परस्पर क्या होंगे, समावयवी हैं, और ये बेस्ट उदाहरण होगा किसका, पुनर्विन्यास अभिक्रिया का, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे रिएक्शन हैं जो पुनर्विन्यास से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक कंपाउंड है ये, इस प्रकार से यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 को, यहाँ ले लिया जाए NO2 को, तो इसको हम कहेंगे आर्थोनाइट्रोटॉलुइन, आर्थोनाइट्रोटॉलुइन ये कंपाउंड होगा। अब आर्थोनाइट्रोटॉलुइन में देखिए कि यहाँ से कंडीशन ये होगी कि अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएं और O2 यहाँ चला जाए तो कंपाउंड किस शक्ल का हो जाएगा, लगभग इस शक्ल का। यहाँ पर हो जाएगा COOH और यहाँ पर हो जाएगी NH2। इसको कहते हैं हम लोग आर्थो अमीनो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और ये परिवर्तन होता है NaOH और C2H5OH के द्वारा। दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहे जाते हैं, आइसोमेराइजेशन हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सब पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होते हैं जिसमें कहीं न कहीं बॉन्ड आपका चेंज होगा और ये दोनों प्रोडक्ट अभिकारक और उत्पाद क्या कहलाएंगे, आइसोमर होंगे, समायोगी होंगे। इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार से अगर हम कंपाउंड ले लें और इस पर लिख दें OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहा जाएगा फेनिल एलिल ईथर, फेनिल एलिल ईथर कहा जाएगा इसको। अब अगर इसको मैं निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म कर दूं, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अगर इसे गर्म कर दिया जाए तो कन्फर्म है कि इसमें आर्थो पोजीशन से यहाँ से एक H यहाँ से जाएगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि ये कंपाउंड जो बनेगा आपका, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और इसे हम कहेंगे आर्थो एलिल फिनॉल। तो इस प्रकार का जो चेंजमेंट हो रहा है, यानी परमाणु की जो अपनी पोजीशन है वो बॉन्ड चेंज हो रहा है, इस प्रकार से जो कंपाउंड बन रहे हैं सब पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं ही होंगी। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं रह जाता। तो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। इसमें अगर देखा जाएगा तो कई अभिक्रियाएं हैं जो पुनर्विन्यास की होती हैं। इनमें से एक अभिक्रिया ये भी संभव है पुनर्विन्यास से संबंधित कि अगर मान लीजिए कि CH3 है, यहाँ C और ONH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर दिया जाए, आगे CH2 कर दें, इधर CH3 कर दिया जाए इसको, और इसको हम लिख सकते हैं CONH। इस प्रकार से एक कंपाउंड है और अगर इस कंपाउंड को हमने P2O5 की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, वैसे ये ऑक्सिम कहलाएगा। इस कंपाउंड का नाम ऑक्सिम होगा। अगर ऑक्सिम को मैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ या फिर PCl5 के साथ या फिर सांद्र H2SO4 के साथ, किसी के भी साथ इसको अगर मैं हीट कर दूं तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो पोजीशन होगी कंपाउंड की वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर CH3 के पास अब N आ जाएगा, यहाँ पर NHCO हो जाएगा, आगे CH2 CH3 लिखा जा सकता है। इस प्रकार से कंपाउंड। अब इसमें ये मेथिल है तो मेथिल लिख दीजिए, उसके बाद N मेथिल कह सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन लगा, N मेथिल, उसके बाद ये प्रोपेनामाइड हो जाएगा, N मेथिल प्रोपेनामाइड। ये सारे के सारे रिएक्शन में बॉन्ड चेंज हो रहा है, इसलिए पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होंगी। इसी प्रकार से एक सिंपल सी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया आप देंगे लेकिन वो आइसोमर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्रोपिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड हुई, और प्रोपिल क्लोराइड को अगर कहीं मैं निर्जल AlCl3 के साथ हीट कर दूं, गर्म कर दिया जाए, तो कन्फर्म है कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और कंपाउंड इस शक्ल का हो जाएगा CH3, यहाँ CH3
ये होगा CH, यहाँ होगा Cl, यानी आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर ये प्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड परस्पर क्या होंगे? समावयवी होंगे, यानी आइसोमर्स कहा जाएगा। इनको बोला जाएगा इंग्लिश में दे आर आइसोमर्स। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, दे विल बी आइसोमर विद ईच अदर। ये कंफर्म है। इसलिए अब यहाँ पर जो है ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया समाप्त होगी और आगे जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा कंप्लीटली समायोता।